हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोट-सावर्ट लॉ फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप चाहते हो कि आपको सभी लेक्चर सीक्वेंस मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको टच करना, वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में ले जाएगा। नाउ तो अभी हमारे लिए ज्यादा जरूरी बात यह है कि बायोट-सावर्ट लॉ जो टॉपिक है हमारा, ये 10 मिनट के अंदर भी खत्म हो सकता है, लेकिन हम इसको करीब आधे घंटे या उससे बड़ी वीडियो में खत्म करेंगे। बिकॉज हम चाहते हैं कि इस वीडियो के बाद आप जब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ तो एक एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि इस टॉपिक से जो है पीवाईक्यूज बड़े सिंपल से पूछे गए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। तो जब बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन आपको करीब 2 दिन बाद यानी कि 7 जुलाई 2021 को जब अपलोड करेंगे तो फिर आपको करीब 2 घंटे की वीडियो होगी जिसमें सारे क्वेश्चन पिछले 10 से 12 सालों के और आगे आने वाले सालों के भी कवर कर देंगे, सो दैट आप गारंटी के साथ कह सको कि अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो वो मेरे वीडियो से ही आएगा। समझे ना? तो बस इतना ही काम आपको करना है। हर एक वीडियो एक गारंटी है कि आप पीवाईक्यू खत्म कर लोगे अपने इन वीडियोस के जरिए ना। तो और टॉपिक के साथ तो कुछ भी नहीं करना है आपको, इन वीडियोस को दबा करके शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मुझे पता पड़ सके कि मेरी वीडियोस अगर आगे बढ़ रही हैं तो मैं और ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं, है ना। एक एनर्जी चाहिए होती है ना। तो अभी अगर हम बात करते हैं कि भाई बायोट-सावर्ट लॉ एक्चुअल में होता क्या है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैं जानता हूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मुझे बतानी है तो राइट हैंड थंब रूल से मैं बता सकता हूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बता सकता हूं? राइट हैंड थंब रूल से। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना और अपनी उंगलियों को मोड़ देना। जिस डायरेक्शन में उंगलियां मोड़ेंगी उसी डायरेक्शन में होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट अगर मुझे ये बताना है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा? तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास मिलता है हमें बायोट-सावर्ट लॉ। ये जो बायोट-सावर्ट लॉ होता है, इसका जो आप इसकी हेल्प से, आप बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से आपके पास कैसा भी कंडक्टर हो, आपके पास एक सर्कुलर कंडक्टर है, इसकी एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, या सर्कुलर कंडक्टर के जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, या आपके पास इस तरह का कंडक्टर है, या आपके पास किसी भी शेप का कंडक्टर है, आप इस कंडक्टर के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बताओ, बायोट-सावर्ट लॉ बहुत ही ज्यादा यूजफुल, बायोट-सावर्ट लॉ बहुत ही ज्यादा यूजफुल लॉ है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। नाउ अब अभी अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बायोट-सावर्ट लॉ से आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपको इसको समझना होगा थोड़ा सा। जैसे मान के चलिए, एक्चुअल में अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास ये कंडक्टर है और इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले बताओ, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाएगा? बिकॉज में करंट फ्लो हो रहा होगा। लेट्स से इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। कितना करंट? इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। अब इसमें अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने अराउंड बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मुझे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड और डिटरमाइंड बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। अब ऐसे मान के चलिए ये मेरे पास एक पूरा कंडक्टर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कंडक्टर के इस पॉइंट से इस पॉइंट P जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये डिस्टेंस जो है ना, ये कुछ होगी। अगर मैं देखता हूं कि इस पॉइंट से तो डिस्टेंस कुछ और है, इस पॉइंट से डिस्टेंस कुछ और है, यहां से डिस्टेंस कुछ और है, और यहां से डिस्टेंस कुछ और है। तो भाई एक कंडक्टर के लिए हर एक पॉइंट से डिस्टेंस पॉइंट P की कुछ और है, बिकॉज इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म शेप कंडक्टर। हाँ, तो इस केस में हम पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब हर एक पॉइंट जो है अपनी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मतलब डिस्टेंस जो है अलग अलग हो रही है। तो डिस्टेंस के अलग अलग होने के कारण हम इस कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पर एक बार में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा? हम यहां पर मान के चलेंगे कि हमारे पास एक बहुत छोटा सा कंडक्टर है ना, ये बहुत छोटा सा लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट है। इस लेंथ में भी करंट फ्लो होगा, तो भाई ये वाला जो एलिमेंट है ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मान के चलो ये छोटा सा जो लेंथ एलिमेंट है इसको मैं नाम दिया dl, ठीक है। अब dl में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो इसको हमने क्या दिया idl। अब ये जो dl है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये अपनी अपनी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पर। तो हमने कहा बनाएगा, तो हाँ, लेकिन अगर छोटा जो कंडक्टर ले लिया तो आप मैग्नेटिक फील्ड भी कहेंगे कि कितनी बनेगी? भाई छोटी सी। तो dl ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई? db, ठीक है। चला,
अब आगे देखते हैं कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी ये बनेगी इनवर्ड। कैसे बनेगी? राइट हैंड थंब रूल, इनवर्ड। तो आप यहां पे दिखा दें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? इनवर्ड है। ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम दे दिया P। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे कि अगर हम एक बार में पूरे कंडक्टर के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते तो पहले इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, हमें मिल जाएगी डीबी, और उस डीबी का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना, इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर आपको कंप्लीट मिल जाएगी बी, पूरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? तो बायोट-सावर्ट ने लॉ में हमें क्या देखना होता है कि पहली चीज ये देखो, मान के चलो ये आपका ये जो करंट, ये जो आपका लेंथ एलिमेंट है, जैसे मान के चलिए अगर ये आपका एल होता तो आप कहोगे लेंथ, लेकिन अगर ये डीएल है तो आपने इसको क्या कहा? आपने इसको कहा लेंथ एलिमेंट। क्या कहा? लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट का मतलब स्मॉल लेंथ। लेकिन जरा मान के चलो अगर आपके पास ये डीएल है, ठीक, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर इसमें करंट फ्लो हो जाए आईडीएल तो करंट की एक फिक्स डायरेक्शन है। हाँ, तो इस आईडीएल को हम क्या कहेंगे? हम इस आईडीएल को कहेंगे करंट एलिमेंट। क्या कहेंगे? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट। अच्छा याद रखिए, आप डीएल के ऊपर अकेला वेक्टर साइन नहीं लगा सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जैसे इस डीएल के साथ में आई लग जाए, दैट मींस इस डीएल को डायरेक्शन मिल गई, डायरेक्शन विल बी द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप यहां पर आइडियल वेक्टर भी लिखते हैं। आपको हर बार आइडियल वेक्टर लिखना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप आइडियल वेक्टर लिखेंगे, बिकॉज डीएल को करंट की डायरेक्शन मिल गई है। याद रखिएगा, जब डीएल होता है तो उसको लेंथ एलिमेंट कहा जाता है, जब आइडियल होता है तो उसको करंट एलिमेंट कहा जाता है। नाउ तो अब देखो, तो ये क्या हो गया आपके पास? आइडियल वेक्टर। इस आइडियल वेक्टर से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हो गई आर वेक्टर। अब यहां से भी अगर देखोगे तो आर ही मिलेगी, यहां से भी देखोगे तो अप्रॉक्स आपको आर ही मिलेगी। नाउ इस आइडियल वेक्टर जहां से हम मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज से थीटा। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीजें हो गई, बस हमें निकालना है कि जो डीबी है ये डीबी कितना होगा। तो इसको समझने के लिए, इस डीबी की कैलकुलेशन के लिए बायोट-सावर्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च की, स्टडी की, और उसके बाद उन्होंने कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, ठीक वैसे ही जैसे हमने कूलाम लॉ में पढ़ा था। तो बायोट-सावर्ट ने क्या कहा, आप यहां पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट ने अपनी बात को करीब 4 पॉइंट में कहा, और उसने जो कहा दैट इज कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पे बनेगी डीबी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। दैट मीन जो भी करंट इसमें फ्लो होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। करंट ज्यादा तो ऑब्वियसली बात है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। अब दूसरी बात जो कही, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट। जितना बड़ा ये जो कंडक्टर का साइज होगा उतना ही बड़ी या ज्यादा मैं कहूं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तीसरी बात जो कही गई, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हाँ, दैट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन होगा डिस्टेंस के साथ वो इनवर्स स्क्वायर होगा। इनवर्स स्क्वायर क्या होता है? इनवर्स का मतलब उल्टा। अगर आप डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाते हो, डिस्टेंस को अगर आप 2 गुना बढ़ाते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्क्वायर टाइम्स यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। अगर आप डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है स्क्वायर टाइम्स यानी कि 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप डिस्टेंस को 6 टाइम्स इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड 6 के स्क्वायर टाइम्स दैट मींस 36 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो बायोट-सावर्ट ने जो डिस्टेंस का रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो कुछ इस तरह से दिया। नाउ आगे हम डिस्कशन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। दैट मींस ये आप जानते हो यहां पर कि जो एंगल है ये कितना बन रहा है? थीटा। दैट मींस एंगल का जो फर्क है वो तो पड़ेगा, लेकिन अगर कहा जाए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी साइन थीटा पर। साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगा। क्वेश्चन अगर आएगा, अगर आपसे पूछ लिया गया, जैसे मान के चलो आपके दिमाग में तो आ रहा होगा, बोला सर साइन थीटा ही क्यों, कॉस tan थीटा क्यों नहीं, तो इस पर अभी अपन डिस्कशन करेंगे। ये डेरिवेशन खत्म हो इसके बाद यही अपना पॉइंट होगा, बिकॉज जब तक डेरिवेशन पूरा नहीं आता ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो अब देखो, dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to DL, dB is inversely proportional to the square of distance, dB is directly proportional to the sin theta, where theta is the angle between, ध्यान से लिखो, अभी लिख लो, theta is the angle between ideal vector
एंड आर वेक्टर। ये चीज भाई मेंशन कर लो कि थीटा किस किस के बीच का एंगल है। कभी आइडियल और आर के बीच का एंगल मत कहना, गलती कर जाओगे। आइडियल वेक्टर आर वेक्टर के बीच का एंगल कहना, बहुत अच्छी बात होगी ना। तो अगर मैं इन चारों चीजों को कंबाइन कर लूंगा, चारों टर्म्स को, तो मुझे मिलेगा कि भाई जो भी इनवर्स में उसको नीचे भेज दिया, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अभी देखो इसको आगे बढ़ाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम जो छोटा सा है इसको यहां से हटा देते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे मिलेगा लाइक dB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। नाउ अब ये जो म्यू नॉट क्या है, ये देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, तो आप यहां पे लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वेयर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कि अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो ये जो मीडियम है इस मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करेगा। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई मीडियम किसी मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करेगा, कितनी परमिशन देगा, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। तो म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। यूनिट होती है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, अपन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपन को ज्यादा जगह देखने को मिलता है, तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है, तो आपने कहा सर 10⁻⁷ और यूनिट क्या है? यूनिट है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। कैसे बनी? जो लोग जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते वो देख लो। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो होती है टेस्ला, ये लिख दी। अब यहां पर इसका इनटू होगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आइडियल आ जाएगा नीचे, आई का है एम्पियर, डीएल क्या है? लेंथ, मतलब मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचेगा? टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। समझ गए? इस तरह से जो है इसकी यूनिट बनती है। ठीक। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट क्या हो गई? टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। नाउ तो अभी अपना ये डेरिवेशन हुआ फिनिश। तो अगर मैं इसको लिखता हूं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए, अब जो खेल स्टार्ट होता है, यहां से क्वेश्चन जो है ना 100% पूछा जाएगा, भले ही छोटा सही लेकिन पूछा तो जरूर जाएगा। जब भी बायोट-सावर्ट लॉ पूछा जाता है, इसमें एक जो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बड़ा सिंपल सा है जिसको जो है हर बच्चा जो है चाहे रट के ले जाए लेकिन ले जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ जो है बायोट-सावर्ट लॉ, ये तो पूछा ही जाता है। 1 नंबर में पूछा जाएगा तो सिर्फ आपसे बायोट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखवा लेगा। 3 नंबर में पूछा जाएगा तो बायोट-सावर्ट लॉ विद वेक्टर फॉर्म लिखवाया जाएगा। और एक और पॉइंट ऐसा बताऊंगा जिस पर ज्यादातर बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और अगर नॉलेज नहीं है तो फिर जो है छोड़ के भी आ जाते हैं। ठीक है ना, वो चीज 10 मिनट की वीडियो में नहीं हो सकती। तो अभी देखिए, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब अगर आपको इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म को लिखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एंगल है, ये जो sin थीटा है किस किस के बीच का एंगल है? ये sin थीटा किस किस के बीच का एंगल है? आपने कहा सर ये sin थीटा जो है ये आइडियल वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल है ना। तो ऊपर अगर आइडियल के साथ यहां कहीं r जुड़ जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइडियल के साथ ऊपर r नहीं है, हाँ, तो थीटा को कैसे हटाएंगे? तो पहले r लेकर के आओ। तो इसलिए क्या करते हैं, आइडियल के साथ r का इंटू ऊपर किया और r का इंटू कर दिया नीचे। तो आइडियल r अपॉन sin थीटा और r का इंटू नीचे भी करने से ये बन गया r क्यूब। अब 11th क्लास की बात है, थोड़ा सा कुछ बच्चे जो है इसको अभी भी जो है याद कर पा रहे होंगे। तो एक्चुअल में कंडीशन क्या है कि dB वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा अभी वेक्टर साइन मत लगाना, अभी तो स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है ना। अभी आप क्या करोगे कि एक्चुअल में ये देखो आइडियल है हमेशा एक साथ है, तो ये तो हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया sin थीटा। तो हमने 11th क्लास में पढ़ के रखा था कि भाई a b sin थीटा जो है वो होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्या होता है? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। a b sin थीटा क्या होता है? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। समझे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो यहां पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये sin थीटा। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ए वेक्टर मतलब आइडियल वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर, और जब भी ए बी साइन थीटा को लिखोगे तो ए क्रॉस बी आ जाता है, साइन थीटा हट जाता है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है आर क्यूब। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म। अब यहां से एक बात है, अगर जैसे मान के चलो मैं आपसे ये कह देता हूं कि जो आइडियल वेक्टर है, डायग्राम में देखना, अब मैं आपको ये समझा दूं, अभी तो बहुत ज्यादा जरूरी बातें रह गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं कि मैंने कहा था कि ये साइन थीटा पर क्यों डिपेंड कर रहा है। तो आप ये देखो, ये क्या है? ये है आइडियल वेक्टर, ये क्या है? ये भी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यहां पर क्या मिल रही है? यहां पर मिल रही है आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आइडियल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो आइडियल वेक्टर का इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से करने पर आपको जो तीसरी क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी वेक्टर मिल रही है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हो। दो क्वांटिटीज का, दो वेक्टर का इनटू करने से अगर तीसरी क्वांटिटी भी वेक्टर ही मिल जाए तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और जब भी आप वेक्टर प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो हमेशा सिर्फ साइन थीटा आता है। अगर यहां पर दो वेक्टर का इनटू होने से तीसरी क्वांटिटी स्केलर मिलती ना, तो यहां पर मुझे लिखना होता कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो cos थीटा पर डिपेंड करता है। ठीक है नाउ, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। अब सवाल हमारे सामने ये उठता है कि वेक्टर फॉर्म में आपने वेक्टर फॉर्म तो लिख दिया, लेकिन डायरेक्शन कहां है साहब इसकी? अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना। तो डायरेक्शन को आप जो है कैसे बताते हैं, ये देखो बच्चे क्या कर देते हैं कई बार कि भाई वेक्टर फॉर्म तो लिखा है, मान के चलो एक बार 5 नंबर में भी आया है बायोट-सावर्ट लॉ, एक बार 5 नंबर में पूछा क्या है, अब उन्होंने कह दिया कि 5 नंबर में आपको बायोट-सावर्ट लॉ जो है उसका वेक्टर फॉर्म वगैरह सब कुछ लिखना है। लेकिन ज्यादातर बच्चों को 4.5 नंबर मिले होंगे। क्यों? आधा नंबर अगर कोई जो है टीचर जो है कॉपी चेक करते में ध्यान दे पाए होंगे टीचर ने, तो फिर आपका आधा नंबर जरूर कटेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ने जो है इसका वेक्टर फॉर्म तो लिख दिया, लेकिन ये लिखना भूल गए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर can be given by आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से अपन इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके, अभी राइट हैंड रूल जो है क्या कहता है, जरा इसको भी जान लेते हैं एक बार। राइट हैंड रूल ये कहता है, जैसे आपका आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लगा हुआ है, तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आप अपनी इस तरह से पाम को रखेंगे, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे, तब जो थंब होगा ये आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। लेकिन आपको अपनी उंगलियों को शॉर्टर एंगल से मोड़ना है। जैसे मान के चलो आपके पास ये रहा, आपके पास आइडियल वेक्टर, ठीक है, आइडियल वेक्टर, करंट फ्लो हो रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आपको इस पॉइंट पर निकालनी है, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर निकालना है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई आर वेक्टर। तो जरा ध्यान से देखना, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में क्या आएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये ले आया मैं। दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में क्या, फिंगर्स को मोड़ना है। तो वेक्टर जो है दूसरा वाला वेक्टर यानी आर वेक्टर पीछे है, तो पीछे तो मेरी उंगली नहीं मुड़ सकती, मुड़ सकती है आगे, लेकिन अगर मैं ऐसे मोड़ूंगा तो ये वाला जो एंगल होगा ना ये बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। तो फिंगर्स हमेशा शॉर्टर एंगल से मोड़ी जाती हैं। तो क्या करना होगा कि यहां पर मैं इसको मोड़ूंगा और आइडियल वेक्टर जो है अंदर, और मैं इस तरह से मोड़ूंगा इसको ऐसे, क्योंकि देखो, क्योंकि अगर मैं शॉर्टर एंगल से मोड़ना है तो ऐसे ही मोड़ना पड़ेगा, तो तब मेरा थंब जो है अंदर पॉइंट करेगा। तो जो इनवार्ड होगी वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी से लाइक दिस इट्स डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड रूल। ये समझ में आया? अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो उसका, है ना। अब इसके बाद एक और जरूरी चीज पूछी जाती है, दैट इज 1 टेस्ला को डिफाइन करना है। किसको? 1 टेस्ला को। अब बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं, बहुत सारे नहीं कर पाते हैं। अब बार बार जो है वही बात नहीं करेंगे अपन, लेकिन आपको अगर 1 टेस्ला को डिफाइन करना है तो पहले आपको चीजों को सही से समझना पड़ेगा कि 1 टेस्ला एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, तो 1 टेस्ला, पहली चीज तो आप जानते हो ना, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कहा जाए कि भाई डिफाइन 1 टेस्ला यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इस पूरे चैप्टर में जो 1 टेस्ला की डेफिनेशन है वो 3 तरह से पूछी जाती है। एक तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था, F = QVB sin थीटा से। हाँ,
एक बायोट सेवर्ट लॉ से और एक पैरेलल कंडक्टर के जिनके हम डेरिवेशंस कुछ टाइम के बाद पढ़ेंगे वहां से। 3 जगह से आपको 1 टेस्ला की डेफिनेशन अच्छे से समझ के और लिख के चलनी है। नाउ देखो हम जानते हैं कि भाई dB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन, तो आप यहां पे लिख भी सकते हो भाई डिफाइन 1 टेस्ला, डिफाइन 1 टेस्ला। तो अगर आपको 1 टेस्ला को डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि भाई 1 टेस्ला एक्चुअल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती होगी। क्वेश्चन समझ गए तो आंसर समझ जाओगे। 1 टेस्ला को डिफाइन करने का मतलब है यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ कि भाई 1 टेस्ला एक्चुअल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती होगी, इसको बायोट सेवर्ट लॉ के टर्म में समझाइए। नाउ तो dB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट क्या है। देखो मैं नहीं, पर बच्चों को जो है यूनिट में दिक्कत होगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट क्या है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, या टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स है ना, तो चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर इनटू आई की यूनिट क्या है एम्पियर, डीएल की यूनिट क्या है मीटर, साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं है, ये क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल। तो अगर मैं dB इज इक्वल टू देखूंगा तो सामने क्या बचा है, सिर्फ टेस्ला। तो इसका मतलब dB जो कुछ भी निकालूंगा उसकी वैल्यू किस में आएगी, जरा बोल दो, बोलो ना, नहीं बोलोगे। dB अगर मैं निकालूंगा तो साइड क्या लिखूंगा अभी, टेस्ला, समझ जाओगे ना। बोला सर आपने जो है इसकी यूनिट कैसे लिख दी टेस्ला, हाँ तो ऐसे कैंसिल हो गया तो बच गया। देखो तो अभी देखो आपको 1 टेस्ला डिफाइन करना, तो कैसे करोगे, मान के चलिए कि आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जो लेंथ है से dl इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ है, ठीक है। आपको उससे उस कंडक्टर से दिस इज अ कंडक्टर, इसकी जो लेंथ है ये 1 मीटर है। इस कंडक्टर से 1 मीटर की दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये जो आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है इस समय रखा है हमने 90 डिग्री। क्यों रखा है 90, बिकॉज साइन थीटा साइन 90 पुट करोगे तो 90 मतलब जो है आपका 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि करंट, इसमें करंट, अच्छा करंट और रह गया तो करंट को कितना लिख दो 1 एम्पियर। तो मान के चलो कि अगर इसमें, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, कंडक्टर जिसकी लेंथ है 1 मीटर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, तो इस कंडक्टर से 1 मीटर की दूरी पर, आर की वैल्यू है ये, 90 डिग्री पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके 10⁷ टाइम्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला कहा जाता है। उड़ गया दिमाग से ऊपर, अब नहीं उड़ेगा, जरा ध्यान सुनो। तो पहले तो आपको ये 1 सारी चीजें पुट कर लेनी है, बिल्कुल जब तक आएगा नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। देखो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो 10⁻⁻⁷, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट निकलेगा dB की वैल्यू आपको पता है, सारी चीज कैंसिल होने के बाद टेस्ला बनेगा 10⁻⁷। नाउ अभी I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, ठीक है 1 एम्पियर, dl की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, तो dB की वैल्यू कितनी बची, सिर्फ 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक है। अभी आप ये देखो 1 टेस्ला अगर यहां पे छोड़ दो तो dB अपॉन 10⁻⁷ टेस्ला हो जाएगा, मतलब dB इज इक्वल टू या 10⁻⁷ टेस्ला हो जाएगा। ना टेस्ला नहीं बोलना चाहिए, 1 टेस्ला है तो dB अपॉन 10⁻⁷, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा 10⁻+7 हो जाएगा इंटू dB इज इक्वल टू 1 टेस्ला। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब क्या हो रहा है, dB क्या है, dB एक्चुअल में क्या है, dB है मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाला कंडक्टर बना रहा है इस पॉइंट पे। dB क्या है, dB है मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाला कंडक्टर बना रहा है इस पॉइंट पे, समझ रहे हो। dB वो मैग्नेटिक फील्ड है, बात सुनिए, dB वो मैग्नेटिक फील्ड है जो 1 मीटर का कंडक्टर 1 मीटर की डिस्टेंस पर एट सम एंगल 90 डिग्री 1 एम्पियर करंट फ्लो होने से बनाता है। तो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये उस dB के 10⁷ टाइम्स होती है, यानी करीब 1 करोड़ टाइम्स गुना ज्यादा। एक बार फिर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है कि ये अगर 1 मीटर का जो कंडक्टर है 1 एम्पियर करंट फ्लो होने से यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाता है, यानी कि ये वाला सिस्टम जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये वाला सिस्टम जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसके 10⁷ टाइम्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को शास्त्रों में 1 टेस्ला कहा गया है, ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन मुझे लिखनी हो तो कैसे लिखूंगा भाई, डिफाइन 1 टेस्ला, तो आप थोड़ा सा जो है यहां पर अपन स्पेस बना लेते हैं और इसके बाद 1 टेस्ला आपको लिख के बता देते हैं। तो आप लिखिए, आप यहां पर लिख देना 1 टेस्ला
1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज 10 to the power 7 times stronger magnetic field as if produced by a conductor of length 1 meter at a distance 1 meter at right angle, ठीक है, on carrying 1 ampere current through it. क्या आपको ये बात समझ में आई? अब मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो ये अपना 1 टेस्ला का भी सिस्टम हुआ। अभी हम क्या करने वाले हैं, तो ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में आपके। अभी हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करेंगे कि कूलाम लॉ, कंपैरिजन करेंगे कि कूलाम लॉ और बायो-सैवर्ट लॉ के अंदर क्या डिफरेंसेस, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। 2 नंबर में एक बार पूछा गया है, एक बार आपको जो है समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज जो हम करेंगे वो इस पर बेस्ड, अगर 2 नंबर में 1 नंबर में न्यूमेरिकल आया बायो-सैवर्ट लॉ से, तो वो जो न्यूमेरिकल अपन करेंगे वहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और जरूरी बात, इसके बाद हमने आपको बताया है कि आपको एक वीडियो जरूर देखनी है। अगर आप इस वीडियो को 7 जुलाई 2021 के बाद देख रहे हो तो वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक भी मिल जाएगी आपको, है ना। अगर आप या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के विजिट कर सकते हो। 2 घंटे की वीडियो है, आपको मन लगा के देखना है, काम बन जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। 2 घंटे छोटी भी हो सकती है, लेकिन जो है उसको देखना तरीके से। तो अभी हम जो है क्या करेंगे, सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी पर इसके वर्क करेंगे, देन 2 न्यूमेरिकल छोटे छोटे से, फिर उसके बाद आप उठा के देखिए PYQ आपसे बनेंगे। अभी देखिए कंपैरिजन करेंगे कूलाम लॉ एंड बायो-सैवर्ट लॉ की। तो देखिए कंपैरिजन में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक तो है सिमिलैरिटी, कौन कौन सी चीजें दोनों में सेम है, और एक है डिससिमिलैरिटी। नाउ तो जब हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज की, तो हमें समझना होगा कि कूलाम लॉ और बायो-सैवर्ट लॉ, ये दोनों लॉ जो हैं ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, मतलब लॉन्ग रेंज फोर्सेस के मेजरमेंट के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहां तक बढ़ती आगे, बोले ये इन्फिनिटी तक आगे बढ़ती रहती है ना। मतलब इन्फिनिटी पर पहुंचकर ही इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है एग्जैक्ट 0 हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो आप जानते हैं कि जो बायो-सैवर्ट लॉ एंड कूलाम लॉ बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। नाउ अगर हम बात करें तो दोनों ही फोर्सेस जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इसके बाद अगर मैं कहता हूं कि दोनों जो लॉज हैं, कूलाम लॉ एंड बायो-सैवर्ट लॉ, ये दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है भाई, अगर कोई भी चार्ज है, अगर वो अपनी फील्ड बना रहा है तो दूसरे चार्ज के आने से वो चार्ज अपनी फील्ड बनाता रहेगा जैसे पहले बना रहा था। दैट मीन्स किसी दूसरे चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं एक चार्ज हूं तो, ठीक है। सेम रूल फॉलो होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, चार्ज की जगह आप इसको करंट कहें, कंडक्टर कहें। नाउ अभी देखो डिससिमिलैरिटीज की बात करेंगे तो क्या क्या इन दोनों के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं ये आपको सुनना है। ये एक बार पूछा गया है 2 नंबर में और इसके चांसेस बनते हैं, एक से ज्यादा बार पूछा गया। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें, क्योंकि आप जानते हो कूलाम लॉ जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के मेजरमेंट के लिए होता है, बायो-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिक फोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कौन है? करंट एलिमेंट, दैट मींस आइडियल वेक्टर। अगर हम बात करें एंगल डिपेंडेंसी की, तो जो आपका बायो-सैवर्ट लॉ है ये आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, आइडियल साइन थीटा। तो मतलब बायो-सैवर्ट लॉ में एंगल डिपेंडेंसी है, एंगल पर डिपेंड करता है, जबकि ये जो है ना, जबकि देयर इज नो सच डिपेंडेंसी इन कूलाम लॉ। कूलाम लॉ में तो कोई एंगल से मतलब ही नहीं है। तो ये इसमें कुछ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी पूछी जाती है। एक और चीज जो पूछी जाती है आपको समझना कि भाई रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एंड कूलाम, मतलब जो है आपका सी क्या है यहाँ पर, सी है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वाला जो रिलेशन है ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत ज्यादा काम आएगा। नाउ तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए।
मैग्नेटिक फील्ड के लिए परमिएबिलिटी टर्म यूज होता है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो रिलेशन पूछ लिया जाता है एप्सिलॉन नॉट जो है म्यू नॉट एंड सी के बीच में। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। हाँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे अच्छा ऐसे कह देता हूँ, चलो मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से नहीं, ये यहाँ से आसानी से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। हाँ, अगर एप्सिलॉन नॉट अकेले की वैल्यू चाहिए तो 8.85 10⁻12, और जो यूनिट है ये जस्ट उल्टी हो जाएगी, न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम +2 नाउ। तो अभी आप क्या करें, जैसे मान के चलो अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे जो है ना म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट करूँ, मैं क्या करूँ, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो चलिए मैंने क्या किया कि इस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट में यहाँ पर 4 पाई का इंटू कर दिया, और मतलब 4 पाई का इंटू कर दिया, और 4 पाई का कर दिया मैंने डिवाइड, इंटू डिवाइड। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1। देखो जरा बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप जानते हो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, है ना। और देखो यहाँ पर 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन, दैट मीन्स इसका अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1, तो फिर ये भी रिवर्स हो जाएगा 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी आपकी 1/9 × 10⁹। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, दैट मीन्स म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, देखो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे ये देखने को मिलेगा, लाइक मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देता हूँ उसकी, कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये भी 10⁻⁻7 नीचे जाएगा तो ये 1/9 × 10⁻, ये हो जाएगा मेरे पास 16। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो फिर ये बन जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, तो ये हो गया आपके पास c²। ये रिलेशन आ गया। मैं इसको थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, मतलब पहले आपको यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, फिर इसको कर लेना। तो ये c की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी कुछ 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस पर से अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो किस तरह से होगा वो मैं आपको बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फास्ट। अभी देखिए बायो-सावर्ट लॉ के अगर हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स देखें तो बायो-सावर्ट लॉ से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट इसके एप्लीकेशन से बड़े क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नाउ। तो अभी एक क्वेश्चन इसमें जो है ये हमने एनसीईआरटी का लिया हुआ है, जो हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन करेंगे और एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन ये रहा नाउ। तो अभी देखो क्वेश्चन कैसे है कि सेकंड वाला, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। अ वायर इज प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हाँ, तो कोई वायर है जो कि इस तरह से है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये ऊपर नॉर्थ हो गया नीचे साउथ हो गया। चलिए, कैरीज अ करंट 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दैट मीन्स करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ में इस डायरेक्शन में। कितना है भाई 8 एम्पियर। नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। मान के चलो ये पीस कुछ इस तरह से रखा हुआ है। हाँ, अब आपको इससे 200 सेंटीमीटर इस नॉर्थ मतलब इस वायर से 200 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन जरा देखो उसने 200 सेंटीमीटर कहाँ कहा है, नॉर्थ ईस्ट में कहा है ना, 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट में कहा है, तो यहाँ पर नहीं होगा। फिर जैसे हम जानते हैं ना ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये वाला जो बीच में से जो जा रहा है इसको अपन नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। तो अगर एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट होता है तो आप कहीं से भी लें आपको एंगल 45 डिग्री मिलेगा। तो मान लीजिए करीब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन कर रही है 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स अराउंड आप इसको करेंगे तो ये आपका 2 मीटर, अराउंड का एग्जैक्ट 2 मीटर आएगा। हाँ, तो एंगल ये आपका 45 डिग्री होगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टल से ले चाहे वर्टिकल से। अगर ये आपका आइडियल वेक्टर है, अच्छा जैसे अगर आपको ओनली डेल एल वेक्टर भी दे दिया जाए तो कह दिया जाए करंट एलिमेंट, तो एक्चुअल में इसमें करंट फ्लो हो रहा है तभी जाकर के आपने इसको डेल एल वेक्टर कहा है। नाउ तो देखिए
ये आपको 2 मीटर हो गया। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷। आगे देखिए आई डी एल साइन थीटा, तो आई कितना है, देखो जरा आई कितना है 8 एम्पियर। हाँ, तो आई कितना है बोला 8, डी एल कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻², म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, तो साइन 45 अपॉन आर स्क्वायर, कितनी दूरी पर बोला 200 सेंटीमीटर, दैट मीन 2 मीटर की दूरी पर, तो 2 स्क्वायर, ये कैंसिल होके ये बचेगा 2, 4 दूनी 8, तो डी बी इज इक्वल टू 10⁻⁷, और ये आपका 10⁻², तो ये आपका 10⁻⁹ हो जाएगा। चलिए इनटू में है आपका 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 1/√2, 1/√2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका ओनली √2 बचेगा, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, दैट मीन्स 1.4 × 10⁻⁹ टेस्ला। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप इसको देखो, आपका जो राइट हैंड रूल अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में अपनी पाम करना, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में उसको घुमाना, थंब अंदर जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इनवर्ड है। कैसी है? इनवर्ड। ये समझ में आ रहा है ना? ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल है, लेकिन इसको पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी हम आएंगे ऊपर वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है जरा इसको समझना अच्छे से, देखिए जरा। तो अ करंट एलिमेंट डेल एल वेक्टर, हाँ मान के चलो आपके पास एक करंट एलिमेंट है डेल एल वेक्टर, जिसकी जो वैल्यू दी हुई है जो है आपके पास डेल एक्स आई कैप, दैट मीन्स डेल एल कितना दिया हुआ है, डेल एक्स आई कैप। डेल एक्स आई कैप का मतलब है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। नाउ प्लेस्ड एट ओरिजिन, ये इस तरह से कोई सिस्टम होगा, ठीक है, ये इसकी ओरिजिन हो गई। तो ये जो आपका डेल एल जो आप कह रहे हो ना, डेल एल वेक्टर जो आप कह रहे हो ना, ये कहाँ पर है, ये आपका करीब ओरिजिन पे रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन पे। ये जो आपको कंडक्टर मान के चल सकते हैं, तो ये कहाँ रखा हुआ है, ये आपका रखा है ओरिजिन पे, ठीक है ना। इस प्लेस्ड एट ओरिजिन, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। कितना? 10 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ लिख लीजिए 0.5 मीटर, लिख लो। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर ऑन वाई एक्सिस, दैट मीन्स अगर ये एक्स एक्सिस हो गई, क्योंकि आपने बोला है ना डेल एक्स आई का बोला ना, तो आपको 0 पॉइंट यहां से सेंटर से 0.5 मीटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, तो आपको 0.5 मीटर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। करंट कैसे फ्लो रहा है? करंट फ्लो रहा है इसमें ऐसे, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि आप इसमें देखोगे ये तो हो गई 0.5 मीटर, ये तो हो गई डिस्टेंस, जिसको आप कह सकते हो कि भाई आइडियल वेक्टर ऊपर है, सॉरी आर वेक्टर ऊपर है, और आइडियल वेक्टर जो है करंट कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर आप यहां पर फील्ड की डायरेक्शन देखें तो कहां पर होगी, इस पॉइंट पे। देखो जरा राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो मतलब सॉरी राइट हैंड रूल लगाइए आप इसमें, तो आइडियल वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर की डायरेक्शन घुमाओ तो डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड। हाँ, आउटवर्ड के लिए कौन सा एरो लगाते हो यहाँ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनेगी, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हो, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो आप इसको फिंगर्स को कर्ल करो, ये ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती हुई दिखेगी। तो बस आपको ये तो पता पड़ गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है बाहर, बट आपको अगर ये और पता पड़ जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो काम चल जाएगा। देखो जरा, डेल एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, गिवन 1 सेंटीमीटर, तो डेल एल वेक्टर जो हो गया आपका ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। डेल एल की वैल्यू कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स डेल एल इज इक्वल टू ये हो गया आपका 1×10⁻² मीटर है। तो अभी आप कुछ ना करें, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करें, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, ये आइडियल है और ये आर वेक्टर, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, तो साइन 90 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है 0.5 का होल स्क्वायर, तो 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यूज आप इसको फर्दर प्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ होती है, और आई डी एल, आई कितना है, करंट कितना बोला 10 एम्पियर इंटू साइन 90 की वैल्यू तो हम जानते हैं, डीएल की वैल्यू कितनी है, ये आपका 10⁻² मीटर, 0.5 का होल स्क्वायर करोगे तो आपका 25 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, हाँ 0.25,
यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट हटेगा, 2 0 ऊपर पहुँच जाएंगी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 10 हो जाएगा। तो आप इसको देखें तो ये आपका 0.4 × 10⁻⁻7 और ये आपका 4 × 10⁻, आपका ये हो जाएगा -8 टेस्ला। ये आपका डीवी की वैल्यू निकल के आ गई भाई। और आपको पता ही है कि अगर आप इसकी डायरेक्शन बताना चाहते हो तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ऐसा जिसमें से न्यूमेरिकल नहीं आता, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि ये वीडियोस आगे बढ़ सकें, अगर आप थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ज़रूर इन वीडियोस को शेयर करिए। पैसे से कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, आपको बस इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सो दैट ये वीडियोस आगे बढ़ सकें और ये जो एनर्जी इन वीडियोस में डाली जा रही है, ये एनर्जी और स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू अगेन।